मैं उपेंद्र चौधरी, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, JWPC भरतपुर, आपका ई लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर के विषय इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी EE 205 की 6th यूनिट कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी एंड पोल ज़ीरो डायग्राम यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये आपके टॉपिक्स हैं जो हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी क्या होता है इसको समझेंगे, उसके बाद पोल्स एंड ज़ीरो क्या होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। साथ ही फिर पोल्स और ज़ीरो को कैसे प्लॉट किया जाता है फंक्शंस के माध्यम से उनको समझेंगे, और बाद में आखिरी में हम ड्राइविंग पॉइंट फंक्शंस के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस हैं पोल और ज़ीरो की उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो हमारी जो कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी उसे डिफ़ाइन किया जाता है दो पैरामीटर से, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है उसके दो भाग होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, जिसे एक को हम बोलते हैं रियल पार्ट या सिग्मा, जो कि उस फ्रीक्वेंसी के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करता है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द सिग्नल को कंट्रोल करेगा, और इसको हम नापते हैं नेपर पर सेकंड में। साथ ही साथ जो सेकंड कंपोनेंट होता है इसका, उसे हम ओमेगा से दिखाते हैं, जो कि हमारा कंट्रोल करता है रोटेशन ऑफ द सिग्नल को, और इसको हम मेज़र करते हैं रेडियन पर सेकेंड। तो जो हमारी कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम इस तरीके से दिखाते हैं, ये आपका दिखाया है S = सिग्मा प्लस जे ओमेगा। सिग्मा जो है रियल पार्ट है और ओमेगा जो है इसका इमेजिनरी पार्ट है। उसके बाद ये आपका S प्लेन बोलते हैं इसमें। तो जो आपकी एक्स एक्सिस है वो आपका रियल पार्ट है, रियल पार्ट हम इस एक्सिस पर दिखाएंगे और इमेजिनरी पार्ट इस पर दिखाएंगे, जिसे हम जे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस पूरे को हम प्लेन बोलते हैं, एस प्लेन बोलते हैं, या कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी प्लेन बोलते हैं इसको। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आपका रियल पार्ट दिखा रहा है और वो इमेजिनरी पार्ट दिखा रहा है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी को एक सिग्नल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आपका जो सिग्नल है वो इस प्रकार का दिया हुआ है। इसमें आपका जो S है ये जो है मैग्नीट्यूड है, और S जो है आपका कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है जो कि टाइम पे डिपेंडेंट है। उसके बाद हमने S की वैल्यू को यहाँ रख दिया और इनको अलग अलग कर लिया। उसके बाद हमने यूलर आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया, जिसमें हम e⁻j⁻θ = cos θ प्लस j sin θ के बराबर होता है। तो ये हमने e⁻j⁻t को यूलर आइडेंटिटी की मदद से रीराइट कर लिया। तो ये आपका एक इक्वेशन निकल के आई। अब इसमें e⁻σt ये मैग्नीट्यूड पार्ट हो गया, और यहाँ से दिख रहा है ये आपको ये टाइम का फंक्शन भी है, क्योंकि इसमें टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मैग्नीट्यूड जो है अब टाइम का फंक्शन हो गया। अब इस मैग्नीट्यूड को हम e मान लेते हैं, और सिंप्लिसिटी के लिए a की वैल्यू को यहाँ 1 मान लेते हैं। इसके बाद हमारे 3 केस बनेंगे सिग्मा के लिए, यानी कि जो रियल पार्ट है। पहला कि सिग्मा की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो, अगर सिग्मा की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो हमारा जो मैग्नीट्यूड है सिग्नल का वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है, e की पावर सिग्मा है। तो अगर e की वैल्यू सिग्मा की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ होगा। उसी तरीके से अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटी है तो ये डिक्रीज़ होगा एक्सपोनेंशियली। और अगर सिग्मा की वैल्यू 0 रख दें, यानी कि e की पावर 0 कर दें, तो e की पावर 0 1 के बराबर होगी, यानी कि वो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि उस टाइम पे जो मैग्नीट्यूड होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो मैंने आपको बताया, e की सिग्मा अगर ग्रेटर देन 0 तो ये देखिए आपका ये इंक्रीज़ होगा एक्सपोनेंशियली, अगर 0 है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, और अगर सिग्मा की वैल्यू लेस देन 0 तो ये डिक्रीज़ होगा। अब अगर हम पूरे सिग्नल को एक साथ देखें तो आपको ये इसको दो भाग में पार्ट कर सकते हो। एक पार्ट आपका रियल पार्ट हो जाएगा, और ये जब j और sin ωt तो ये इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। तो अगर सिग्मा की वैल्यू बड़ी है तो हमें पता है कॉस की वेव, कोसाइन सिनोसॉइडल वेव जो आपकी वो है वो सिग्मा, क्योंकि हमारा ग्रेटर देन 0 है तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा है सिग्नल आपका रियल पार्ट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है।
उसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट जो है वो साइन की फॉर्म में, तो ये साइनोसॉइडल साइन की फॉर्म में मिलेगा हमको, और ये भी हमें क्या वो पढ़ता हुआ दिखेगा, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो सिग्मा जैसे जैसे, और ये देखिए आप साथ में आपको कॉस ओमेगा टी की वजह से रोटेशंस पता लग रही हैं सिग्नल्स के, फेज़ के बारे में, फेज़र पता लग रहा है इसका क्या फेज़ होगा, ठीक है। तो ये हो गया सिग्मा जब ग्रेटर देन 0। अगर सिग्मा की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो क्या होगा, लेस देन 0 है तो आप देख रहे हैं यहाँ स्टार्टिंग में ज़्यादा वैल्यू होगी और फिर धीरे धीरे, क्योंकि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ होगा इस टाइम पे सिग्नल, तो ये आपको दिख रहा होगा ये धीरे धीरे इसकी वैल्यू जो है डिक्रीज़ हो रही है रियल पार्ट की, और साथ ही साथ इमेजिनरी पार्ट की भी वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रही है। तो ये सिग्मा लेस देन 0 है, और अगर यहाँ पर सिग्मा इक्वल्स टू 0 होता तो ये वैल्यू कांस्टेंट बनती, ना तो डिक्रीज़ होती ना इंक्रीज़ होती। उसके बाद हम देखते हैं पोल्स और जीरो सिंपल फंक्शन के। तो सबसे पहले एक सिंपल फंक्शन को हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिखा सकते हैं। पॉलिनोमियल आपका इस तरीके से होगा कि वो पार्ट होगा, एक न्यूमरेटर पार्ट होगा और एक डिनोमिनेटर पार्ट होगा उसका। न्यूमरेटर को हम दिखा सकते हैं बी एम एस एम प्लस बी एम माइनस वन, ये इस कोफिशिएंट कहलाते हैं, साथ में ये एस एम माइनस वन प्लस, और ये टिल बी जीरो तक जाएगा। इसी तरीके से डिनोमिनेटर को भी हम कर सकते हैं ए एन एस एन प्लस ए एन माइनस वन एस माइनस से ए जीरो तक। तो ये तो हमारे एक न्यूमरेटर हो गया और एक डिनोमिनेटर। अगर हम इसका फैक्टराइजेशन कर दें, इसके फैक्टर कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो हमें इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा। तो ये Z1 Z2 और ये फैक्टर कर दिया हमने ऊपर वाली इक्वेशन के, उसी तरीके से नीचे वाले के भी हमने फैक्टर कर दिया। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे पोल और जीरो को। तो ज़ीरो वो वैल्यू है इसकी जहाँ पर हमारा न्यूमरेटर जीरो हो जाए, वो कहलाएंगे हमारे जीरो, और पोल वो वैल्यू होंगी इसकी जहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर जो है उसकी जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट को ऑब्टेन करे। यानी कि जब एच एस की वैल्यू इनफाइनाइट होगी एस की उन वैल्यू पे जिस पे एच एस इनफाइनाइट हो जाए वो हमारे पोल कहलाएंगे, और जिन वैल्यू पे एच एस जीरो हो जाए एस की वो हमारे जीरोस कहलाएंगे। सिंपल। अब इसको एक एग्जांपल्स के तौर पे हम समझते हैं। जैसे कि हमारा ये एग्जांपल दिया एक फंक्शन है, इसमें आपको दिख रहा है एस प्लस वन 3 डिवाइडेड बाई एस प्लस 3। अब यहाँ पर हमारा एक ज़ीरो है, क्योंकि अगर हम एस की वैल्यू यहाँ -1 रख देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और ये जीरो हो जाएगा तो एफ एस जीरो हो जाएगा, यानी कि हमारा एस इक्वल टू -1 एक जीरो होगा। उसी प्रकार हमारा एक पोल भी है जिसे हम दिखाएंगे, अगर एस की जगह -3 रख दूंगा तो यहाँ पर ये ज़ीरो बन जाएगा, और ये अगर 1/0 होता है वो हमारा इनफाइनाइट होता है, तो हमारा फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा एक पोल है और एक ज़ीरो है। अब ये हमने एस प्लेन में इसको प्लॉट किया, ये आपको -1 पे दिखा रहा है ज़ीरो। ज़ीरो को हम सर्कल से दिखाते हैं और पोल को हम क्रॉस से दिखाते हैं। तो -3 पे आपका पोल है और -1 पे आपका जीरो है। ये आपका रियल पार्ट दिखा रहा है और ये इमेजिनरी पार्ट दिखा रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि यहाँ आपको फंक्शन दिखाई दे रहा है एस प्लस 4 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 है। यहाँ पर आपका एक ज़ीरो होगा -4 पे, और इसके फैक्टर करेंगे तो आपके दो पोल मिलेंगे यहाँ पर, जो कि आपके कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। तो इनको हम कैसे प्लॉट करेंगे, इनको आप प्लॉट करने के लिए -1 ये आपका रियल पार्ट है इस पोल का, साथ ही साथ जी ओमेगा जो है इसका इमेजिनरी पार्ट है, तो वहाँ पर आपने क्रॉस लगा दिया और इनको कनेक्ट कर दिया, तो ये आपके पोल्स मिल गए। साथ ही साथ आपका -4 पे एक जीरो है, तो आपने वहाँ पर सर्कल दिखाया। इस तरीके से आप पोल जीरो डायग्राम जो है प्लॉट कर सकते हो सिंपल फंक्शन के लिए। उसके बाद आता है नेसेसरी कंडीशन ऑफ पोल जीरो फिर ड्राइविंग पॉइंट फंक्शंस के लिए। तो ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन की मदद से हम नेटवर्क की सिंथेसिस में भी हेल्प लेते हैं, कर सकते हैं। तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो कोफिशिएंट हैं न्यूमरेटर के और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल के वो रियल होने चाहिए और पॉजिटिव होने चाहिए। पहली बात है रियल, और साथ ही साथ वो पॉजिटिव होने चाहिए। दूसरी बात, जो पोल्स और जीरो हैं अगर वो इमेजिनरी हैं तो वो पोल्स और जीरो जो है कॉन्जुगेट की फॉर्म में होने चाहिए, उनका कॉन्जुगेट पेयर होना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है इसमें ये है कि जो रियल पार्ट है पोल्स का और जीरोज़ का वो नेगेटिव होने चाहिए या ज़ीरो होने चाहिए, नेगेटिव साइड में होने चाहिए। अगर रियल पार्ट ज़ीरो है तो जो ज़ीरो और पोल्स हैं वो हमारे सिंपल पोल और ज़ीरो होने चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है आपकी। चौथी कंडीशन ये है कि अगर कोई भी
जो आपका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है उसमें कोई भी टर्म मिसिंग नहीं होना चाहिए हाईएस्ट और लोएस्ट डिग्री के बीच में। डिग्री का मतलब है यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल में उसको हम डिग्री से दिखाते हैं। इसमें बस ये कंडीशन है कि कोई टर्म मिसिंग नहीं हो, लेकिन अगर पूरी की पूरी इवन टर्म्स मिसिंग हो जाए या पूरी की पूरी ऑड टर्म मिसिंग हो जाए तो फिर वो चीज़ आपकी इसमें कंसिडर कर ली जाएगी, उसको ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन मान लिया जाएगा अगर सारी के सारी इवन टर्म्स या ऑड टर्म्स पूरी मिसिंग है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से। उसके बाद जो डिग्री है पॉलिनोमियल की न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर की, वो उनके जो डिग्री है दोनों की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, वो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो या तो 0 होना चाहिए या मैक्स 1 होना चाहिए, 0 या इसके अलावा नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जो टर्म है लोएस्ट डिग्री की, जो सबसे छोटी डिग्री की है NS और DS में, उनके बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 का होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपका एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है 9s² + 2 अपॉन 4s² + s + 2। अब ये पता करना है कि ये ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन है या नहीं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले में आपका और टर्म जो है मिसिंग है, सारी की सारी मिसिंग है। यहाँ ये कोफिशिएंट देखो आप, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव है। तो कोफिशिएंट तो पॉजिटिव और रियल होने चाहिए, रियल है। इमेजनरी कोफिशिएंट जो भी है इसका साथ में है बल्कि इसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ये आपका रियल है और पॉजिटिव है। साथ के साथ यहाँ पर न्यूमरेटर में जो है आपका जो ऑड टर्म है s की, यानी कि s की पावर 1 है, s की पावर 3 है, ये सब मिसिंग है। तो तभी यानी कि हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। साथ के साथ जो डिग्री है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बराबर है, ये भी हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो ये इससे हम, और यहाँ से आप रूट निकालोगे तो वो भी आपके कैसे आएंगे, यहाँ से नेगेटिव आएंगे। जो रूट्स निकालोगे आप इसमें से नेगेटिव, वो आपके कॉन्जुगेट आएंगे, तो वो भी आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो इससे जो आपका ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन है वो आपका एक ये वैलिड ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन कहलाएगा हमारा। तो अब आप लोग जो है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं पहले उनको लगाएं, और उनमें कोई समस्या आती है तो वो आप में से पूछ सकते हैं। थैंक यू।